शुक्रिया शुक्रिया आसिफ भाई। चाय होगी सबकी? नींद नहीं आएगी ना? ये थोड़ा सा लंबा लंबा प्रेजेंटेशन है क्योंकि वॉल्स और कंट्रोल्स ये दोनों चीज़ों के बारे में मुझे बात करने के लिए बोला गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं जितना मुझसे हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करूँगा। कुछ डाउट रहेंगे तो ज़रूर पूछ लेना। जैसे आज का ये अपना प्रोग्राम है एडवांटेज अमोनिया, एसोसिएशन ऑफ अमोनिया रेगुलेशन, वेरावल सीफूड एसोसिएशन और वेरावल इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों के लिए किया गया है। स्पेशल थैंक्स टू वेरावल सीफूड एसोसिएशन एंड वेरावल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। तो ये जो हम अमोनिया रेगुलेशन प्लांट यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा हर जगह हमको वॉल लगाना पड़ता है। कहीं नॉमिनल वॉल होता है, कहीं सोलनाइट वॉल होता है, जनरल कंट्रोलर होता है, सेफ्टी वॉल होता है, कंप्रेसर का कंट्रोलर होता है, टेम्परेचर मीटर हमको लगते हैं। ब्रांडर सर ने प्रेशर के बारे में बात किया, प्रेशर के गिरते हैं, ऑडियंस डिफ्रॉस्टिंग आजकल पॉपुलर हो गया है। ये सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं तो उसको कैसे लगाना है, सारी जो वॉल्स कैसे लगाने हैं, इसमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, इसको क्या सही तरीका है, इसके बारे में बात करूँगा। आप लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हो तो नेचुरली आपको ये मालूम होगा ही। शायद मेरी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड हो जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए आपको। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे मालूम है वो आपको बताए। सबसे पहले अपने प्लांट को क्लीन रखना है। क्लीन रखना है मतलब प्लांट में कोई भी कचरा, खराब ऑयल, वो वैक्स का मतलब स्लजेस, इंसुलेशन के टुकड़े, ये कोई भी चीज़ नहीं जानी चाहिए। प्लांट के जो फिल्टर्स है उसको हमेशा खोल के साफ करना है। फिल्टर्स का मतलब फिल्टर किए हुए हैं, इसका मतलब कि उनका काम है वो कचरा हटाना और कचरे को निकाल के साफ करना अपना काम है। ये कुछ फोटोज वगैरह इस प्रेजेंटेशन में मैंने ऐड किए हुए हैं, तो किसी कंपनी को या प्रोडक्ट को बदनाम करने के लिए नहीं किए। ये मेनली आपको दिखाने के लिए कि क्या गलती होती है, क्या प्रॉब्लम होता है, इसके लिए वो ऐड किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिल्टर्स कैसे चौक है, पूरे पूरे ब्लॉक हो गए, जो फोम फॉर्म हुआ है अंदर। ये चीज़ें अवॉइड करनी है हमको, इसलिए हमको हमेशा कचरा प्लांट से निकालते रहना है। अभी क्या होता है ना कि पहली चीज़ होती है कि हमको जब भी प्लान बनाना होता है, हमारा जो प्लांट होता है उसमें सही तरीके से सही तरीके के वॉल, पेट्रोल वॉल लगाने चाहिए, साइज सही होना चाहिए। छोटा लगा देंगे तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा। अगर लिक्विड लाइन में लगाएंगे तो गैस का फ्लैशिंग होगा, मतलब लिक्विड से गैस ज़्यादा चला जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सक्शन लाइन में लगाएंगे तो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो कंप्रेसर का सक्शन प्रेशर कम हो जाएगा, अपने को पावर ज़्यादा लगेगी या एक एक्स्ट्रा कंप्रेसर चलाना पड़ेगा। सेम चीज़ होती है अगर हमने बहुत बड़ा लगा दिया। कई बार होता है लोग कहते हैं कि भाई मेरा 4 इंच का लेंगे, मुझे 4 इंच का वॉल दो, तो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार ये होता है कि 3 इंच का वॉल वो कैपेसिटी के हिसाब से आप 4 इंच के लाइन में लगा सकते हो, एक बड़ी लाइन लगा के, और आपको परफॉर्मेंस वही मिलता है। बड़ा वॉल बहुत बड़ा लगाने से का मतलब अच्छा नहीं है। ये होता है कि आपका बड़ा वॉल खुलेगा ही नहीं क्योंकि उतना प्रेशर उसको नहीं मिलेगा। तो सही तरीके से वॉल को सिलेक्ट करना, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने कैटलॉग में डिटेल देता है कि ये कैपेसिटी के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, ये वॉल का ये साइज चाहिए, उस हिसाब से सिलेक्ट करो। लाइन साइज के हिसाब से वॉल को कभी मत सिलेक्ट करो। और मैं ये करता हूँ कि हर जो ये प्लांट में मेंटेनेंस करने वाले जितने भी लोग हैं वो हमेशा इसको ट्रेनिंग देते रहो, रिपीटेडली ट्रेनिंग देते रहो, इंफॉर्मेशन देते रहो, तो ये आपको कंटिन्यूसली काम करने वाली होनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ है कि एक आदमी ने कभी काम नहीं करना है। अगर एक आदमी काम कर रहा है तो एक दूसरा आदमी उसके पीछे होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अमोनिया है। बुरानिकर सर ने हमको बताया कि उसकी टॉक्सिसिटी होती है। गलती से अमोनिया लीक हो गया, वो हमारे अंदर चला गया तो आदमी बेहोश हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। तो
तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर उसकी गलती ना हो ध्यान रखने के लिए हमेशा दूसरा आदमी साथ में होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा रखो। अमोनिया प्लांट में कभी एक आदमी ने नहीं काम करना है। ये कभी भी कहो कि मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसे होता नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा 2 आदमी 3 आदमी का टीम बना के काम करो। कोई भी प्लांट में अगर आपको खोलना है, किसी भी चीज़ वॉल को खोलना है, किसी चीज़ को खोलना है, तो हमेशा ध्यान रखो कि आप उसका प्रेशर, उसको अंदर का जो गैस है उसको निकाल दो। उसको प्रेशराइज स्टेट में कोई मत निकालो। प्रेशराइज स्टेट में निकालोगे तो हमेशा अमोनिया बाहर आएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है, हमेशा ध्यान रखो। तीसरी चीज़ होती है, अपने प्लांट जब चालू रहता है तो जो अमोनिया पंप है, अंदर की इवेपोरेटर पाइप है, इवेपोरेटर कॉइल है या जो कंप्रेसर है, उसके आवाज़ के ऊपर ध्यान दो। आप ट्रेंड होते हो तो आपको मालूम होता है कि सही पंप चल रहा है तो आवाज़ कैसी आती है और पंप में गड़बड़ हो गई तो आवाज़ क्या आती है। जब भी ऐसा आवाज़ चेंज हो जाता है, इमीडिएटली उस चीज़ को अटेंड करो, उसको रोको, उसको स्टैंड बाय पे चलाओ और उसको सर्विस करो, रिपेयर करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। जब भी साउंड गलत आता है उसको चालू मत रखो। पर्टिकुलरली आप अगर हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग कर रहे हो या IQF के प्लांट है, रिजर्व प्लांट है, तो कई बार आपने देखा होगा सक्शन लाइन में, वेरिएटर लाइन में नॉकिंग का साउंड आता है। वॉल जब ऑपरेट होता है तो ठॉक ठॉक के आवाज़ आता है। इसका मतलब अपने प्लांट में लिक्विड हैमर आ रहा है। उसकी वजह ढूंढो कि ये क्यों आ रहा है। पाइपिंग की गलती है, वॉल की गलती है, वॉल का साइज गलत हुआ है, उसको तुरंत अटेंड करो, नहीं तो लिक्विड हैमर से प्रेशर बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ने से पाइप फट सकता है। मैं कुछ फोटोज है मेरे पास, में एक एग्जाम्पल के लिए शेयर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको ध्यान में रखो। जब भी वेल्डेबल वॉल को यूज़ कर रहे हो तो वेल्डेबल वॉल का जो असेंबली है उसको निकाल के वेल्ड करो। ऊपर का पूरा असेंबली निकाल के वेल्ड करो, वॉल को खुला, वॉल को बंद रख के वेल्ड मत करो। कोई भी प्लांट में अपना कंपोनेंट फेल होता है, इससे अमोनिया लीक होता है या कोई इक्विपमेंट डैमेज होता है, तो खाली उसको निकाल के नया मत लगाओ। ये ढूंढने की कोशिश करो कि ये खराब क्यों हुआ है और उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद नया लगा लो, नहीं तो नया भी जल जाएगा। जैसे हमको एक डेली एग्जाम्पल होता है कि हमारा कंप्रेसर का लोडिंग अनलोडिंग का वॉल है, लिक्विड लाइन का सोलनॉइड वॉल है, उसकी कॉइल जल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, कॉइल जल के निकाल के दूसरी लगा देते हैं। उससे ये हम लोग ये नहीं देखते कि कॉइल क्यों जल रही है। कॉइल जलने की वजह क्या होती है कि प्लंजर का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है, अंदर कचरा फंसा हुआ है, एक कहीं से सीवर फेसिंग हुआ है, सप्लाई बढ़ गया है, तो आप दूसरी कॉइल लगाओगे तो वो भी जलेगी। तो हमेशा वॉल को खोल के साफ करो। वॉल की कॉइल की असेंबली होती है तो असेंबली देखो वो सही है, पूरा बैठा नहीं है। कुछ वॉल की कॉइल में नीचे ओरिंग होती है, ऊपर कैप होता है या अंदर स्वीट होती है, ये सारी चीज़ें देखो। हर चीज़ को प्रॉब्लम क्यों हुआ है ये ढूंढ के फिर उसको चेंज करो। खराब हो गया, निकाल के दूसरा लगा दिया, आप हमेशा उसको डैमेज वापस करोगे। दूसरा एक होता है कि जैसे हम लोग घर में अपनी गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, तो एक बार मोटरसाइकिल की तो 40 साल चलती नहीं है, 5 साल 10 साल उसका लाइफ होता है। उसके बाद में हम नई मोटरसाइकिल लेते हैं और वो भी आप देखोगे मोटरसाइकिल हम सुबह चलाते 1 घंटा, शाम को 1 घंटा चलाते हैं, दिन भर मोटरसाइकिल चलती नहीं है। जैसे आप यहाँ पे काम के लिए आए हो तो मोटरसाइकिल आपने घर से आके यहाँ लगा दी तो दिन भर तो बंद रहने वाली है, फिर शाम को जब घर जाओगे तो उसको चलाओगे। तो वो भी आप अगर 5 साल या 10 साल के बाद चेंज करते हैं तो प्लांट जो है आपका रेफ्रिजरेशन प्लांट वो तो 24 घंटा चलता है। आपका कोल्ड स्टोरेज है वो तो माल आए ना आए कोल्ड स्टोरेज चालू रहता है। तो हर आइटम की, हर प्लांट की एक लाइफ होती है। उसके ऊपर ध्यान रखो कि हमने कंप्रेसर कब लगाया था, कितने साल हो गए, या हमारा यूनिट कितना पुराना है, प्रेशर वेसल कितना पुराना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। ये चीज़ें भी बदलनी पड़ती है। एक हमेशा लोगों को ये लगता है कि अमोनिया प्लांट मैंने एक बार लगा दिया तो 50 साल चलेगा। चल तो जाएगा लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कई बार प्रेशर वेसल की थिकनेसेस कम हो जाते हैं और इससे एक्सीडेंट की चांसेस बढ़ते हैं। तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जिसने आपको प्लांट दिया है
उसको पूछो कि ये कितने साल चलने वाला है, इसके बाद उसको चेंज करो। हम घर में फ्रिज चेंज करते हैं, पहले वो इतना बड़ा CRT वाला टीवी था, आज किसके पास CRT वाला टीवी है, कैथोड रे ट्यूब वाला बड़ा वाला। आज सब हम लोग फ्लैट टीवी यूज करते हैं, वो भी पहले LCD आता था, अब LED टीवी आ गया, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो टीवी भी चेंज होता है। वैसे रेफ्रिजरेशन में भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, चीज़ पुरानी होने से कंप्रेसर जैसी चीज़ें हैं वो अप डाउन नीचे होती है, तो नेचुरली उसका वेयर एंड टियर आता है। ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो। हर चीज़ को हर साल में जैसे आपका मेंटेनेंस टाइम होता है, उसको ठीक तरह से मैकेनिकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, उसको चेक करो। यहाँ कैलिब्रेशन करवाना है, उसका कैलिब्रेशन करो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है। ये आप देखो, यहाँ पे जो मैं लिक्विड एक्सपांशन की बात कर रहा था, ये प्रेशर गेज देखो, 300 PSI का प्रेशर गेज है, और ये देखो इसका काटा कहाँ करता है। हुआ क्या था कि जो पंप का लाइन है, वहाँ से जो ब्लास्ट फ्रीजर में लाइन जा रहा था, चारों ब्लास्ट फ्रीजर बंद हो गए, पंप भी बंद हो गया, लिक्विड अंदर बैठा हुआ था, लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, उससे इतना प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि उसमें जो पंप के आउटलेट से एलपी रिसीवर में जो रिलीफ वॉल्व लगाना चाहिए था, वो लगाया नहीं था, कि अगर ये लाइन का प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो रिलीज कर दे पंप प्रेशर में। एक वॉल्व न लगाने की वजह से ये हो गया। आप ये देख सकते हो वॉल्व कैसे डैमेज हुए, फ्लैंज जॉइंट वॉल्व पाइप फट जाते हैं, और वहाँ पे अगर अमोनिया एक बार आपके अगर कोल्ड स्टोरेज में भर गया तो आपका पूरा माल अंदर रहता है, वो भी खराब हो जाएगा। तो प्लांट का जो डिजाइन कर रहा है उसमें हमेशा ये रखो कि कहीं पे भी लिक्विड ट्रैप नहीं होना चाहिए। मतलब 2 पॉइंट ऐसे नहीं आने चाहिए कि इसमें अमोनिया का लिक्विड भरा हुआ है, वो दोनों तरफ से बंद है। अगर ऐसी लाइन कुछ बंद रही है तो वो लाइन से या तो कंस्ट्रक्शन में या एलपीएसएल में एक सेफ्टी वॉल या एक रिलीफ वॉल लगा दो, जिससे उस लाइन में प्रेशर बढ़ गया तो वो उधर रिलीज कर दे। लिक्विड हैमर, ये मैं कह रहा था कि जब भी प्रेशर स्पाइक बन जाती है अंदर, फ्लूइड जो लिक्विड अंदर का पूरा ट्रैप हो जाता है, तो उससे प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से एकदम से वो प्रेशर बढ़ता है, आपको जो मेरे नॉकिंग साउंड आता है वो उसी वजह से आता है। इसमें क्या क्या हो सकता है कि अचानक एकदम वेलोसिटी, जो लिक्विड अंदर जा रहा है उसका अचानक से वेलोसिटी कम हो गई, अचानक से वेलोसिटी बढ़ गई, और कहीं पे वो लिक्विड ट्रैप हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें जो कंडीशन है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जब लिक्विड भरा होता है पूरे पाइप में, तो लिक्विड का अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ये टेम्परेचर स्लग आ गया, तो अचानक से डीएक्सेलरेशन होके उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दो। मतलब मैं आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए देखोगे तो अगर 20 मीटर की लाइन है और स्टैंडर्ड 3 मीटर सेकेंड की अगर वेलोसिटी है, तो अमोनिया का अगर सोलनॉइड वॉल्व ठीक से बंद होने के लिए कुछ गलती हो गई और वो प्रेशर बढ़ गया, तो वहाँ पे 18 बार प्रेशर आ सकता है। मतलब जो लिक्विड लाइन में हमारा 2 या 2.5 बार प्रेशर होता है, वहाँ पे 18 बार प्रेशर आ सकता है। तो ये चीज़ें जो होती है उसको ध्यान रखो। ये चीज़ में क्यों हो सकती है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, ये कभी भी सोलोनाइड वॉल, लॉन्ग रिटर्न वॉल और एक्सपांशन वॉल को इतना दूर में मत रखो। मतलब एक्सपांशन वॉल यूनिट के पास लगा दिया, सोलोनाइड वॉल एकदम ऊपर लगा दिया, ऐसे मत करो। पूरा स्टेशन एक साथ होना चाहिए। ये देखो, ये एक्सपांशन वॉल है, लॉन्ग रिटर्न वॉल है, सोलोनाइड स्टॉप वॉल, सोलोनाइड वॉल सब साथ में लगे हुए हैं और वो यूनिट के पास है। अगर यूनिट आपका यूनिट नीचे है और आपको एटिक एरिया में लगाना है, तो ऊपर लगा के ऊपर से लाइन नीचे आने दो, नीचे से ऊपर लाइन मत लेके जाओ। दूसरी चीज होती है जो फैन एक्सपांशन वॉल या रेगुलेटरी वॉल हम लगाते हैं, वो सोलनॉइड वॉल के या लिक्विड लाइन के साइज से बड़ा मत लगाओ और उसको बहुत ज्यादा मत खोलो। उसको सेट करने के लिए हमेशा बंद करके धीरे धीरे खोलना है, खोल के बंद नहीं करना है। अगर बड़ा एक्सपांशन वॉल लगाओगे लाइन साइज के हिसाब से या इससे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको ये डीएक्सेलरेशन का प्रॉब्लम होगा और प्लांट में लिक्विड हैमर हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, साइज दोनों का एक ही होना चाहिए
और इसको पूरा खोलना नहीं है। एक्सपांशन वॉल को बंद करके खोलना है, खोल के बंद नहीं करना है। तीसरी चीज होती है जो हम कहते हैं कि अगर ये इस तरह से यू ट्रैप बन गए लिक्विड लाइन में पर्टिकुलरली, तो लिक्विड लाइन में यू ट्रैप हो गए तो यहाँ पे अमोनिया लिक्विड एक्यूमुलेट होता रहेगा, स्टोर होगा और फिर इससे प्रेशर, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ के एक्सीडेंट हो सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि कहीं पे लिक्विड लाइन में यू ट्रैप नहीं होना चाहिए, लिक्विड कहीं पे भी इस तरह से ट्रैप नहीं होना चाहिए, फ्री फ्लोइंग होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे ये करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है, तो फिर इस लाइन से सेफ्टी कनेक्शन सक्शन लाइन में कर दो, सेफ्टी वर्क को आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अवॉइड करो, इसको मत करो। कहीं भी लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड है उसमें ट्रैप मत आने दो। सेफ्टी रिलीफ वॉल को हर साल में चेक करो, अंदर का कचरा देखो, रस्टिंग देखो, कैलिब्रेट करवा लो, बहुत जरूरी होता है। और मैं और सेफ्टी वॉल के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि उसको हर साल कैलिब्रेट कर, साफ करके कैलिब्रेट करना जरूरी है। एक बार लगा दिया है, हमारा सेफ्टी वॉल खुला नहीं है, ये सबसे बेकार बात है, क्योंकि सेफ्टी वॉल खुला नहीं है इसका मतलब सेफ्टी वॉल सही नहीं है। अगर हमारा सेफ प्रेशर से सेफ्टी वॉल खुल रहा है, सही बात है, ऐसा होना चाहिए। जैसे हमारे प्रेशर कुकर में घर में सेफ्टी वॉल होता है, कभी कभी अगर कुछ गलती होगी तो खुल जाता है, उससे क्या होता है, जो अपनी घर वाले जो खाना बना रहे हैं वो सेफ होते हैं। वैसे ही एक चीज़ है, सेंसर्स वगैरह जो हमारे प्लांट में लगे रहते हैं उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखो, उसको खोलते समय कहीं भी उसको पर्टिकुलर पाइपलाइन में लगे हुए सेंसर, प्रेशर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खोलने के लिए नीचे का मैकेनिकल पार्ट मत खोलो, वहाँ से अमोनिया बाहर आ जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के लिए जैसे आपने पुरानी कस्टमर ने बताया, मैंने बताया, AR का स्टैंडर्ड है, आपको ये बुक दिया हुआ है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसको फॉलो करो, उसी हिसाब से फॉलो करो। मैन्युफैक्चर जो आता है उसके आप देखोगे तो मोस्टली सारे मैन्युफैक्चरर इसके प्रोडक्ट के साथ में इंस्टॉलेशन मैनुअल देते हैं, उसको पढ़ के उसके ऊपर से उसी हिसाब से काम करो। कोई भी चीज़ नई लगाई है प्लांट में तो उसमें अमोनिया छोड़ने से पहले उसको प्रेशर टेस्ट करो, वैक्यूम टेस्ट करो। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि कहीं लीकेज ना हो, या तो अपने वेल्डिंग में लीकेज ना हो, प्रोडक्ट में लीकेज ना हो। और हर प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग टेम्परेचर प्रेशर रेंज मैन्युफैक्चरर मेंशन करता है, उससे बढ़ने मत दो, उसी रेंज में ऑपरेट करो। जब भी हम वॉल्स लगाते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं, तो उसको खोलने के लिए उसको सही जगह रखो। मतलब इसका क्या है कि अगर मेरे को सर्विस करने के लिए वॉल ऊपर से खोलना है तो उसके ऊपर दूसरा पाइप मत आने दो या दूसरी इक्विपमेंट मत आने दो, क्योंकि बाद में मैं उसको खोल नहीं पाऊंगा। दूसरी और चीज़ होती है कि यहाँ पे फ्लैंजेस वगैरह फ्रेंच टाइप वॉल यूज होते हैं, उसको खींच के पाइप को मत लगाओ। पाइप को हमेशा जस्ट फिट होना चाहिए। खींच के पाइप को बोल्ट को लगा दिया, सारा टेंशन फ्लैंज के ऊपर वेल्डिंग जॉइंट पे आया, ऐसे मत होने दो। और जो भी जहाँ पे भी गैस्केट्स होती है तो गैस्केट को ऑयल लगा के फिर उसको वॉल में लगाओ और फिर उसको वेल्ड करो। जैसे फ्लैंज टाइप वॉल है तो उसको कभी भी फ्लैंज के साथ में वॉल रख के वेल्डिंग मत करो, वॉल का डायमेंशन लेके वॉल को निकाल के फिर वेल्डिंग करो। ये फ्लैंज के सारे वॉल के लिए बहुत जरूरी है कि आप वॉल को निकाल के फ्लैंज को वेल्डिंग करो, वॉल को फ्लैंज के साथ लगा के वेल्डिंग मत करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शायद आपको मालूम होंगी या कुछ नहीं होंगी, आप देखो, जितना आप इसको ले सकते हो उतना बढ़िया है। आप जब भी फ्लैंजेस लगा रहे हो तो फ्लैंज को सीधा रखो, ऐसे मत करो और फिर खींच तान के वो वॉल को लगा के एडजस्ट किया है, ऐसी चीज़ें मत करो। दूसरा, वॉल कंट्रोल्स जो लगा रहे हो वो कई बार ऐसे होता है कि अपने यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में वगैरह ट्रॉलीज लेके जाते हैं लोग, ट्रॉली बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके रास्ते में मत आने दो, उसका धक्का लग के वॉल टूट गया, पाइप टूट गया, ऐसी चीज़ें मत होने दो। कई बार जब लो टेम्परेचर होता है तो वॉल के ऊपर आइस फॉर्मेशन होती है, तो उसको वॉल के जो अपना जो
दीवार है उसके इतना नजदीक मत रखो कि आइस फॉर्मेशन होती है वो दीवार को चिपक जाए। ये सारी चीजें होती है। वॉल को जो भी कंट्रोल वॉल लगा रहे हो, सॉफ्ट वॉल लगा रहे हो, उसको एक्सेसिबल रखो, उसके पास जाने के लिए रास्ता रखो, जरूरत पड़ी तो सीढ़ी रखो। पाइप के ऊपर पाँव रख के नहीं जाना है। समझो एटिक एरिया में हमने सारे पाइपिंग कर दी है तो पाइप के ऊपर पाँव रख के नहीं जाना है। अगर पाइपिंग लगा है तो उसके ऊपर एक लैडर बना दो या स्कैफोल्डिंग बना दो जिसके ऊपर आप जाओगे। कभी भी पाइप के ऊपर पाँव नहीं रखना है, वॉल के ऊपर पाँव रख के ऊपर नहीं चढ़ना है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ये सारी चीजें रखो। जहाँ पर भी आप पर्टिकुलरली कंट्रोल वॉल लगा रहे हो, जैसे पीएचई चिलर है तो उसमें बैक प्रेशर वॉल लगा रहे हो, सोलनॉइड वॉल लगा रहे हो, ऑडियो स्टेशन के वॉल लगा रहे हो, तो उसके आगे पीछे आइसोलेशन वॉल रखो मेंटेनेंस के लिए, सर्विस के लिए। और जब बड़ी लाइन होती है वहाँ तो अमोनिया ड्रेन करने के लिए छोटे वॉल लगा रहे हैं। जहाँ पे भी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि ये दो स्टॉप वॉल हमने अगर बंद कर दिए तो लिक्विड लाइन में लिक्विड ट्रैप हो जाएगा, लिक्विड अंदर बैठ जाएगा और वो निकल नहीं पाएगा। तो वो वॉल के ऊपर वॉल को खोल के उसके ऊपर टैग लगा के रखो कि वॉल को बंद ना करें। क्योंकि एक ऑपरेटर ने आज सुबह वॉल को खोल के रखा, रात में कोई ऑपरेटर आया उसको पता नहीं था, उसने उसको अगर गलती से बंद कर दिया तो वो लाइन में लिक्विड ट्रैप हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। जब भी कोई वॉल को सर्विस करना है, कोई भी वॉल को काम करना है, उससे पहले उसमें से अमोनिया निकाल दो। आपने देखे होंगे स्ट्रेनर होते हैं, बड़े स्ट्रेनर जब बन जाते हैं तो नीचे पॉट टाइप आ जाते हैं तो उसमें लिक्विड अमोनिया होता है। तो स्ट्रेनर के नीचे नट दिया रहता है, उसको पहले खोल के वहाँ से अमोनिया ड्रेन करो, फिर पूरा स्ट्रेनर खोलो। ये सारी चीज़ें जो है ये हमेशा ध्यान रखो, अपनी सेफ्टी ध्यान रखो। आप अपने आप को सेफ रखोगे, आपका प्लान भी सेफ रहेगा और किसी और चीज़ को भी, बाजू वाले को भी डैमेज नहीं होगा। नॉर्मली जब भी हमको वॉल खोलना होता है तो उसको आप उसको बंद करके खोलो, वॉल को लाइन में चालू करके मत खोलो। मतलब सोलनॉइड वॉल है तो उसको सप्लाई दिया हुआ है, वॉल में लिक्विड जा रहा है, फिर वॉल को मत खोलो। सोलनॉइड वॉल को इलेक्ट्रिकली बंद कर दो, सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दो, फिर वहाँ से लिक्विड जो है उसको ड्रेन करो और फिर वॉल को खोलो। ये सारी चीज़ें जो होती है इसको खोलना बहुत जरूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो थ्रेडेड टाइप वॉल आते हैं। कई बार वॉल में थ्रेडिंग होता है, वॉलेट नहीं होता बोल्ट वाला, तो उसको एकदम ध्यान रख के खोलो। ये मैंने खुद देखा कि ऐसे थ्रेडेड वाले जो वॉल होते हैं उसको अगर थोड़ी सी ताकत लेके खोलने लगे या बंद करने लगोगे तो बॉडी क्रैक हो जाती है और फिर उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो स्टॉप वॉल या ग्लोब वॉल अपने माइंड में लगे हुए हैं उसको या तो पूरा खुला रखो या तो पूरा बंद रखो। उसको आधा मत रखो, थोड़ा खोल के मत रखो। वो स्टॉप वॉल को, किसी भी स्टॉप वॉल को आधा 3/4 खोल के नहीं रखना है, इसको पूरा खोल के रखना है या पूरा बंद रखना है। ये चीज़ें ध्यान रखते रहो। जहाँ पे भी आपका पंप लगा, अमोनिया अंदर लिक्विड में भरा हुआ है, उसको निकाल के पंप डाउन करके ही उसके ऊपर काम करना है। उसको अगर अमोनिया आपको रिलीज करना पड़ेगा तो उसको पानी में, ड्रम में लेके रिलीज करो, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखो। और जैसे मैंने कहा कि जब जहाँ पे आसपास कोई आदमी है, एक आदमी काम कर रहा है तो हमेशा दूसरा आदमी उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए, उसको बैकअप के लिए होना चाहिए। एक आदमी ने काम नहीं करना है। जब हम लोग स्टॉप वॉल की बात करते हैं, आजकल वेंटेबल वॉल एकदम पॉपुलर है, उसमें स्ट्रेट और एंगल टाइप वॉल आते हैं, तो हमेशा वेंटेबल वॉल जितने भी आप यूज़ कर सकते हो वो बेटर है क्योंकि प्लान से जॉइंट का चार्ज कम होता है। दूसरा, ये जो स्टॉप वॉल यूज़ कर रहे हो उसमें हमेशा देखो कि बैक सीटिंग है क्या नहीं है। बैक सीटिंग का मतलब क्या होता है? बैक सीटिंग का मतलब क्या होता है कि वो वॉल का जो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक सीट होता है, तो जब वॉल को हम पूरा खोलेंगे तो ये सीट ऊपर आके बंद कर देता है, तो अंदर से लिक्विड फ्लो चालू रहता है, लेकिन ऊपर का ये सीट बंद होता है, तो इससे हम ब्रांड को सर्विस करना खोल सकते हैं। ये चीज़ हमेशा अपने वॉल वाले को पूछो क्या उसमें बैक सीट है या नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप वॉल लगा रहे हो तो आप हमेशा अगर एक स्ट्रेट वॉल और एक एंगल बेड लगा रहे हो
उसकी जगह एंगल वॉल लगा दो। एंगल वॉल का एक बेनिफिट होता है कि उसमें प्रेशर ड्रॉप स्ट्रेट वॉल से कम होता है। दूसरा, अगर हम स्ट्रेट वॉल और बेड लगाने की जगह एंगल वॉल लगा दें तो हमारा 2 वेट जॉइंट कम होता है, एक एल्बो कम होता है और हमारा प्रेशर ड्रॉप भी कम होता है। इससे अपना प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ता है और जॉइंट भी कम हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग हैंड पेंटिंग वॉल, हैंड एक्सपेंशन वॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग कोड और अलग अलग कोन आते हैं। तो ये ध्यान रखो कि जो हाई प्रेशर ड्रॉप है उसमें कोन बड़ा है, जैसे रिसीवर से इंटरकूलर में या रिसीवर से एपी वेसल का लाइन है तो उसमें बड़ा वाला कोन है तो उसमें हमको एडजस्टमेंट ज़्यादा है। और जो पंप के आउटलेट से इवापोरेटर में, ब्लास्ट फ्रीजर में, प्लेट फ्रीजर में जा रहा है उसमें ये कोन छोटा है, ये लंबाई में और डायमीटर में। तो जहाँ पे बड़ा डायमीटर और कम लंबाई का कोन वाला वॉल जो है वो आपको पंप के आउटलेट में यूज़ करना है। और जो रिसीवर से जो एलपीएसएल है या इंटरकूलर है उसमें कम कोट, छोटा कोट वाला ये प्रेशर ड्रॉप, ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप वाला वॉल यूज़ करना है। जब भी स्टॉप वॉल, रेगुलेटिंग वॉल या स्टॉपचिक वॉल इसको लगा रहे हो इसको उल्टा कभी मत लगाओ। ये थोड़ा सा लाइट की वजह से शायद दिखाई नहीं देगा, उल्टा मत लगाओ। ये आप हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, वर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन इसको उल्टा कभी मत लगाओ। दूसरी चीज होती है फ्लो डायरेक्शन का ध्यान रखो। फ्लो जो होता है वो हमेशा वॉल के नीचे सीट से नीचे वॉल के सीट पे आना चाहिए, वॉल के ऊपर, पिंडल के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो कई बार हमको जैसे कंडेंसर से रिसीवर वाला आने वाला वॉल और रिसीवर से प्लांट पे जाने वाला वॉल वो दोनों उल्टे लग जाएंगे, क्योंकि प्रेशर सीट पे आना है, प्रेशर स्पिंडल पे नहीं आना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। ये जैसे मैंने कहा वेल्डेबल वॉल होते हैं, इसको हमेशा खोल के वेल्ड करो, असेंबल करके वेल्ड मत करो, अंदर का खोल जल जाएगा, वॉल डैमेज हो जाएगा। अगर इसकी आपको असेंबली करनी है तो आपको पहले ये बोल्ट खोलो, ये बोल्ट खोलो, इसको पूरा वॉल को निकालो, फिर कोन भी निकल आएगा, पूरा असेंबली निकल आएगा, वेल्ड करो। वेल्ड करने के बाद अगर आपको कोन सर्विस करना है तो कोन को चेंज करो और फिर करो। और आजकल के वॉल को एप्स पैनल की जरूरत नहीं होती, हाथ से वॉल ऑपरेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि पुराने जमाने में वॉल आते थे उसमें ताकत लगानी पड़ती थी। आज के वॉल में ये जरूरी नहीं है। तो जो सही है उसी तरह से उसको ऑपरेट करो। जैसे मैंने कहा कि बैक सीटिंग करके वॉल का ग्लैंड को आप इसको ये देखो, वॉल को ऊपर उठा के बंद किया है, बैक सीट है, फिर आप इस ग्लैंड को खोल सकते हो, सर्विस कर सकते हो। ये फोटो में आपको ग्लैंड सही तरीके से दिखा रहा है। ये देखो, ये बैक सीट है, ये बंद होता है कि इस ग्लैंड को हम लोग खोल सकते हैं। अगर कई वॉल आते हैं जिसमें कोन होता है और अंदर बॉल होते हैं, तो अगर कोन को रिप्लेस करना है तो ये ग्रब्स को निकालो, अंदर के बॉल निकालो और फिर कोन को निकालो। जब आप नया कोन लगाओगे तो फिर नए बॉल डालो और फिर ग्रब्स से उसको बंद करो। नॉर्मली जब भी आप अंदर का कोन खरीदोगे तो उसके साथ में आपको बॉल आनी चाहिए। ये बॉल बहुत जरूरी होते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप बॉल को फुल टाइट करते हो तो एक लिमिट के एक बार सीट पे बैठने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइट करते जाओगे तो कोन को बॉल के अंदर, बॉल बेरिंग की तरह अंदर घुस जाता है और वॉल की सीट को डैमेज नहीं करता है। वॉल की असेंबली हमेशा मैन्युफैक्चर देता रहेगा। सारे पार्ट्स के ऊपर ध्यान रखो, वही पार्ट यूज करो और ऐसा मत करो कि वॉल निकालने के बाद वापस लगने में 2 ओरिंग 2 गैस्केट्स फेल हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने पार्ट निकाले थे उतने ही पार्ट लगने चाहिए। 2 टाइप की हमारी वेंटिलेशन सिस्टम होती है, बुलानकर सर ने बताया, ग्रेविटी फिट सिस्टम होती है और ओवरफिट सिस्टम होती है। जो भी टाइप की सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसमें हमारे वेंटिलेशन प्लांट में जो हीट ट्रांसफर होती है वो अमोनिया जो लिक्विड है उसका गैस बनने से होती है। तो जितना वो लिक्विड अपने इवेपोरेटर में, कॉइल में, प्लेट फ्रीजर में, आईपीएफ में ज़्यादा रहेगा उतना हीट ट्रांसफर ज़्यादा रहेगा और उतना अपने को परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन उसी टाइम पे ये जरूरी है कि हमारे कंप्रेसर पे डीपर लिक्विड ना जाए। ये सिर्फ गैस कंप्रेस होता है, लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। कंप्रेसर में लिक्विड जाएगा तो कंप्रेसर टूट जाएगा। तो इसकी हमारा अगला प्रेजेंटेशन है जिसमें कंप्रेसर के बारे में और हम जानेंगे। तो इसमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम प्लांट में लेवल कंट्रोल सोलनॉइड वाल्व या लेवल ट्रांसमीटर मोटराइज्ड वाल्व लगा के लेवल कंट्रोल करें। मतलब हमारा जो इवापोरेटर है, जो कॉइल है, उसको हमेशा भरा रखने दो, लेकिन उसमें लिक्विड कंप्रेसर में नहीं आए। ये सिस्टम को सही तरीके से करके रखो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल कंट्रोल। अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट का सारा परफॉर्मेंस आपके लेवल कंट्रोल के ऊपर चलता है। एलपीएसएल भी हो तो भी उसमें लेवल होनी चाहिए। आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम है वो भी उसमें लेवल होनी चाहिए। जितना लिक्विड ज़्यादा रहेगा उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन लिक्विड कंप्रेसर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर लिक्विड कंप्रेसर के ऊपर गया तो कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा। तो ये लेवल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसको हमेशा इसके ऊपर ध्यान रखो, इसको सही तरीके से, इसको कभी भी बाईपास मत करो। जो भी टाइप का लेवल कंट्रोल सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसको कभी बाईपास मत करो, ये हमेशा चलना ही चाहिए। इंस्टॉलेशन करना है, अगर पर्टिकुलरली लो टेम्परेचर में आप कर रहे हो तो फ्लोट चेम्बर को हमेशा इंसुलेट करो। हम 90% केसेस में फ्लोट चेम्बर को इंसुलेट नहीं करते, उसके ऊपर आइस फॉर्मेशन होता रहता है। उससे क्या होता है, लिक्विड जो अंदर आता है उसका जो गैस बनना है वो बबलिंग की तरह होता है। कई बार अंदर फ्लोट के अंदर गैस बॉन्डिंग हो जाता है, इससे लिक्विड नया नहीं आता है। तो इवापोरेटर में लिक्विड लेवल बनता है लेकिन फ्लोट में लिक्विड नहीं आता है और कंप्रेसर में लिक्विड आ सकता है। तो अगर हो सके तो फ्लोट चेम्बर को हमेशा इंसुलेट करो। दूसरा, स्टैंड पाइप लगा देते हैं, फ्लोट लगा देते हैं कॉइल में, तो हमेशा ध्यान रखो कि उसमें ऑयल उसको निकालते रहो, ऑयल को एक्यूमुलेट मत होने दो। और उसकी लेवल जो है वो सही तरीके से लगा लो कि उसके ऊपर पानी मत गिरने दो। ये कुछ इंस्टॉलेशन के ड्राइंग्स और फोटो है, जो टाइम लिमिट है इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्यूमुलेटर लगा देते हैं तो फ्लोट जो है इसको 20% लेवल एक्यूमुलेटर में मेंटेन करो। तो हमेशा एक्यूमुलेटर में लेवल रहेगा, जिससे अपना कॉइल भरा रहेगा और कॉइल से जो लिक्विड गैस है ऊपर आएगा, सेपरेट होके लिक्विड नीचे गिर जाएगा। इसका साइजिंग सेंटर से करो से गैस और लिक्विड सेपरेट हो जाए और कंप्रेसर में से गैस चला जाए। और सोलोनॉइड वाल्व को कभी भी नीचे मत लगाना। सोलोनॉइड वाल्व हमेशा एक्यूमुलेटर में आना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंड पाइप का जो लिक्विड बनता है उसमें से जो कॉइल का प्रेशर ड्रॉप है भरा रहता है। वर्टिकल अगर एक्यूमुलेटर लगा हुआ है उसमें भी वही है, लोड को नीचे 20% लेवल 30% लेवल पे रखो तो कॉइल हमेशा भरा होना चाहिए। जो गैस और लिक्विड का सेपरेशन है, जो अलग होना है, वो एक्यूमुलेटर में होगा। और जो आपका जो कॉइल है उसमें हमेशा लिक्विड भरा होना चाहिए। ये बंकर कॉइल जो आलू में चलते हैं उसके कुछ फोटो है, हम जो क्योंकि सीफूड में आपको उसके बारे में बात नहीं करूँगा। पीएचई चिलर होता है, हम कई बार चिलर यूज़ करते हैं वाटर चिलिंग के लिए, ब्राइन चिलिंग के लिए। तो इसमें अगर हम लोग ये एक्यूमुलेटर लगा रहे हो तो फ्लोट को एक्यूमुलेटर पे लगाओ, इसमें लेवल मेंटेन करो। इसमें 20-30% में फ्लोट लेवल मेंटेन करो। ये जैसे जिसकी वजह से पीएचई हमेशा लिक्विड से भरा होना चाहिए। गैस पीएचई से निकलेगा तो एक्यूमुलेटर में आके गैस ऊपर जाएगा, लिक्विड नीचे आएगा। अगर आप ये जो कुछ मैन्युफैक्चर आजकल यूट्यूब टाइप वर्क दे रहे हैं पीएचई के साथ में, तो उसमें भी फ्लोट लगाओ, क्योंकि वो यूट्यूब छोटा होता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 फ्लोट लगा लो, एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, एक और हाई लेवल ऑपरेशन के लिए। जब भी आप फ्लोट लगा रहे हो उसमें नीचे का जो पाइप है इसको पूरा हॉरिजॉन्टल मत रखो, थोड़ा 10-15 डिग्री का स्लोप दे दो। तो इसमें कोई अगर एयर बबल या कुछ क्रैक होता है तो वो अपने आप निकल जाएगा। अगर शेलन ट्यूब छिला है तो वही है, शेलन के 90% लेवल पे फ्लोट लगाओ। और ये सर्ज ड्रम के ऊपर फ्लोट कभी मत लगाओ। सर्ज ड्रम सिर्फ वो लिक्विड सर्ज को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लिक्विड लेवल कंट्रोल करने के लिए नहीं है।
अलग अलग टाइप होता है। पॉलीफिल्म चिलर आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, आप उसमें लगा सकते हो। आइस प्लांट को आप करते हो उसमें भी है। हमेशा आइस प्लांट में जो लगाना है वो फ्लोट को आपको एक्यूमुलेटर में लगाना है, सोलनॉइड का कनेक्शन भी एक्यूमुलेटर में देना है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार मैंने देखा है लोग ये हेडर से कनेक्शन लेते हैं, वो गलत है। उससे फ्लोट ऑपरेट होगा और एक्यूमुलेटर में लिक्विड ही नहीं आएगा। अगर फ्लेक्स मशीन प्लांट है तो उसमें भी आप हमेशा एक्यूमुलेटर में लेवल मेंटेन करो, आइस मशीन में लेवल मेंटेन नहीं करनी है। ट्यूबाइस का होता है तो ट्यूबाइस वाला ही पूरा सिस्टम लगा के देता है, लेकिन उसमें भी लेवल कंट्रोल एक्यूमुलेटर में लगाना है, आइस मेकर को नहीं लगाना है। उसका हॉट गैस कनेक्शन वो करके देगा, लेकिन वो ट्यूब में डायरेक्टली जाना चाहिए। प्लेट आइस मशीन होता है तो उसका अपना डिज़ाइन होता है। ये सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरर को बोलो कि आप अगर वो पूरा सिस्टम नहीं दे रहा है तो हमको डिटेल ड्राइंग दे दो। डेली में अगर IBD होता है उसमें भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका फ्लोट जो है एक्यूमुलेटर में लगा रहे हो। अगर हम प्लेट फ्रीजर लगा रहे हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम में तो भी आप देखो यहाँ पे फ्लोट को मैंने कनेक्शन एक्यूमुलेटर से ही किया है और एक्यूमुलेटर से ही कनेक्ट किया है। ये बहुत ज़रूरी है। स्टैंड पाइप लगा के फ्लोट लगाओ। PHE चिलर में लगा के समय ग्रेविटी में लगा रहे हो तो ले लो और फ्लोट को हमेशा 30% लेवल पे एक्यूमुलेटर पे रखो तो प्लेट फ्रीजर भरा रहेगा। प्लेट फ्रीजर जितना बड़ा रहेगा उतनी फ्रीजिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये लेवल कंट्रोल जैसे मैंने कहा बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसके इतने ज़्यादा एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इंटरस्टेज कूलर ले रहे हो तो ये देखो कि जो फ्लोट का लेवल है वो कॉइल के ऊपर होना चाहिए, कॉइल हमेशा भरा रहना चाहिए, तभी उससे रिजल्ट हमको मिलेगा। ये अलग अलग टाइप के हैं वेसल्स, आप जानते हैं इसको। मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमेशा अंदर के कॉइल लिक्विड भरा होना चाहिए और लिक्विड कंप्रेसर के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब ये देखो एक टिपिकल प्रॉब्लम था, यहाँ पे फ्लोट में लिक्विड है और कॉइल में लिक्विड नहीं है। इसकी वजह ये कि ये पूरा जो कॉइल है यहाँ पे वो चोक था तो अंदर लिक्विड ही नहीं जाता था। इसमें आप देखो जो ये लिक्विड कनेक्शन है जो इधर देना था एक्यूमुलेटर में वो डायरेक्टली नीचे दे दिया। इसकी वजह से सिस्टम चल नहीं रही थी। इस प्लांट में ऑयल भरा हुआ था पूरा। आप देखोगे यहाँ पे फ्रस्टिंग है, फ्लोर में फ्रस्टिंग ही नहीं है, फिर फ्लोर में ऊपर फ्रस्टिंग है, नीचे कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्या हो गया था, ये अंदर पूरा ऑयल का फोम फॉर्म हो गया था और अंदर से पूरा ऑयल भरा हुआ था। तो एक्चुअली इतना ऑयल नहीं जाना चाहिए, ऑयल सेपरेटर में ऑयल सारा निकलना चाहिए। वो कंप्रेसर का प्रेजेंटेशन है उसमें हम देखेंगे, लेकिन अगर ऑयल जा रहा है तो उसको निकालना चाहिए। ऑयल में इवापोरेटर में कंडेंसर में कहीं पे भी हमको ऑयल की जरूरत नहीं है। ऑयल को निकालते रहो, जैसे मैंने कहा फिल्टर साफ करो, कचरा निकालते रहो। प्लांट में कचरा नहीं आना चाहिए, ये क्यों आता है ये भी हम देखेंगे। सही इंस्टॉलेशन करते रहो। इसमें देखो ये कॉइल के जो लिक्विड इनलेट है उसके एकदम क्लोज में फ्लोट का कनेक्शन दिया था। इसकी वजह से लिक्विड यहाँ से फ्लोट में जाता था, कॉइल में लिक्विड नहीं आता था। तो फ्लोट का कनेक्शन है वो यहीं पे कहीं होना चाहिए। ये एक्यूमुलेटर में उन्होंने बैकअप प्लेट लगाया था तो फ्लोट यहाँ का लेवल सेंस कर रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये सब एक्चुअल केस स्टडी है, साइट के एक्सपीरियंस से पता चला हुआ है। ये कॉइल का डिजाइन है, इसमें आप देखो इन्होंने हेडर में नीचे दिया है, ऊपर दिया और यहाँ पे स्ट्रेट और ऊपर दिया। इससे क्या होता था, यहाँ पे अगर लिक्विड या ऑयल बैठ गया तो ये कॉइल में वापस लिक्विड नहीं जाता था। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से ड्रेन हो सकता है। तो ये आपकी जो कॉइल है उसकी डिजाइन भी आप चेक करो। ये जैसे मैंने कहा इस प्लांट है तो फ्लोट को हमेशा एक्यूमुलेटर में कनेक्ट करिए, तो नीचे वाले पाइप में लगा होगा। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये चीजें बहुत जरूरी होती है। आयन एक्सपांशन वॉल्व जैसे मैंने कहा सोलनॉइड के पास होना चाहिए और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमेशा आइडेंटिफाई करते रहो। वॉल्व में
सोलनॉइड वॉल्व में पर्टिकुलरली फिल्टर सही लगना चाहिए, सही साइज का फिल्टर होना चाहिए। उसके अंदर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वॉल्व में कचरा चला जाता है। फिल्टर को कभी भी वर्टिकल लाइन में या उल्टा मत लगाओ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा लो और नीचे फिल्टर खोलने के लिए नीचे जगह रखो। ये आप देखो यहाँ पे बड़े फिल्टर्स में ड्रेन पॉइंट दिया रहता है, तो फिल्टर खोलने से पहले हमेशा ये ड्रेन पॉइंट से फिल्टर खोलो और फिर फिल्टर को पूरा खोलो, पहले ड्रेन करो लिक्विड को। तो ये अलग अलग फिल्टर के साइजेस दिए हुए हैं और लोकेशन के हिसाब से आपको ये फिल्टर्स उस टाइप का साइज का फिल्टर मेश सिलेक्ट करना है। अलग अलग टाइप के मेश होते हैं। ये कचरा अगर ऑयल बन जाता है, कचरा बन जाता है, स्लज होता है, इस तरह से अगर फिल्टर चोक हो गए तो आपका सोलोनाइड भी चोक होता है। और सोलोनाइड के अंदर ये वीडियो आप देखो, ये सबसे बड़ी गलती है कि आदमी हाथ से काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ग्लोव्स पहनना चाहिए। क्योंकि अगर ये पानी निकल रहा है, लेकिन अगर पानी की जगह अमोनिया निकल जाता तो पूरा हाथ जल जाता। तो पानी से सिस्टम को फ्री रखो, ऑयल से फ्री रखो, रस्ट से फ्री रखो सिस्टम को। फिल्टर हमेशा साफ करते रहो। ये इस तरह से अगर सिलेंडर का मूवमेंट फंस गया तो कॉइल हमेशा जल जाएगा। वायरिंग का हमेशा देखो, कचरा देखो। जब हम लोग पर्टिकुलरली चिलर में वगैरह बैक प्रेशर वॉल लगा लेते हैं, तो बैक प्रेशर वॉल को आप ओरिएंटेशन उसका देखो कितनी तरीके आप इसमें से ऊपर के हेड को 360 डिग्रीज में जैसे भी घुमा सकते हो, आपको फंक्शन एक ही मिलेगा। इंस्टॉलेशन इस कंफर्ट से आपको लगाना है। इसमें अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे इनलेट प्रेशर रेगुलेटर है, हम पर्टिकुलरली पीएटी चिलर में लगा देते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर रेगुलेटर है, इसको हम पंप आउटलेट से एलिवेटर में लगा देते हैं। तो अगर पंप के आउटलेट में कहीं लिक्विड ट्रैप हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो वो एलिवेटर में बाईपास कर देगा। अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। अगर हम ट्यूबवेल्स मशीन यूज़ कर रहे हैं तो और गैस सप्लाई लाइन में आउटलेट प्रेशर रेगुलेटिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं। या आप देखो कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे लगाया है, सही तरीके से लगाया है नहीं लगाया। देखो ये बैक प्रेशर है, जैसे चिलर में इसको बैक प्रेशर करके लगाया है, कोल्ड स्टोरेज में इसको लगाया हुआ है, कंप्रेसर के इंटरकूलर को लगाया हुआ है। एप्लीकेशन के हिसाब से लगा लो। जो मैं कह रहा था, पंप के आउटलेट में से ये डिफरेंशियल प्रेशर वॉल लगा दो हमेशा, तो एक ही वॉल लगाना है। तो अगर पंप के आउटलेट से आपके ग्लास फ्रीजर, प्लेट फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज की लिक्विड लाइन में लिक्विड ट्रैप होता है, तो ये वॉल खुल जाएगा और इसको इनक्यूबेटर में प्रेशर को बाईपास कर देगा। ये और गैस लाइन में आप लगाया हुआ है कि आपको फुल और गैस प्रेशर नहीं देना है। क्यूबाइस मशीन होता है, उसमें 6-7 बार का प्रेशर लगता है, तो उसमें ये आउटलेट प्रेशर रेगुलेशन करके लगाना है। हर चीज़ में उसका मैनुअल होता है, वो आप पढ़ो। वॉल को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा लो, वर्टिकल या उल्टा मत लगा लो। उसमें क्या चीज़ लगानी है नहीं लगानी है वो फॉलो करो। वेल्डिंग की प्रोसीजर जैसे मैंने कहा, फ्लैंज निकाल के वेल्ड करो, उसको फ्लैंज को वेल्ड करो, वॉल करके वॉल मत करो। फिर हम लोग आते हैं पंप सिस्टम के बारे में। ग्राउंडर सर ने आपको पंप सिस्टम के बारे में भी बताया था। तो पंप सिस्टम में अलग अलग वॉल, अलग अलग चीज़ें हर जगह पे लगती है और गैस डिफ्रॉस्टिंग होता है। हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे। आप देखिए ये पंप अगर हॉरिजॉन्टल पंप वेसल है तो उसमें हाई लेवल स्विच है, लो लेवल स्विच है, नीचे ऑयल ड्रेन के लिए वॉल दिया हुआ है, पंप के इनलेट में फिल्टर है, आउटलेट में नॉन रिटर्न वॉल है। ये वॉल मैं कह रहा था वो डिफरेंशियल प्रेशर का वॉल है। तो अगर यहाँ से कहीं प्रेशर करता है तो वो एलिवेशन में बाईपास कर देगा। ये चीज़ें सही तरीके से लगा लो, ये चीज़ें जरूरी होती है। जैसे नॉर्मल कंट्रोल लेवल है वो सोलनॉइड को ऑपरेट करेगा, लो लेवल है अगर लेवल कम होने लगेगा तो पंप को बंद कर देगा, हाई लेवल है तो वो अलार्म देकर कंप्रेसर को बंद करेगा, इससे कंप्रेसर से लिक्विड नहीं आएगा। आप वर्टिकल साइज में भी ये कंप्रेसर लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हो। आप ये देखो यहाँ पहले फोटो में यहाँ पे इंसुलेशन किए बिना प्लांट चला रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये लो टेम्परेचर का प्लांट है, इसको हमेशा इंसुलेशन होना चाहिए।
दूसरे वाले फोटो में आप देखो सोलनॉइड वॉल नीचे लगा है, हैंड एक्सपांशन वॉल ऊपर लगा है। ये सोलनॉइड वॉल यहाँ पे है, हैंड एक्सपांशन वॉल ऊपर है। इसमें क्या होता है कि जब भी सोलनॉइड वॉल को बंद करने की कमांड देते हो तो जो लिक्विड लाइन जो पाइप में वर्टिकल पाइप में लिक्विड बना हुआ है वो लिक्विड कॉलम बन के सोलनॉइड के ऊपर बैक प्रेशर काम करता है, सोलनॉइड बंद ही नहीं होता है। तो एक्सपांशन वॉल सोलनॉइड वॉल हमेशा एक लाइन में होनी चाहिए, कनेक्शन ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो फ्लोर के दोनों कनेक्शन इकट्ठा करके एक ही जगह डाले हुए थे, ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको अलग अलग लेना चाहिए। ऑटोमेटिक फ्लो लिमिटिंग वॉल आपको पंप सिस्टम में आप यूज करोगे तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि क्या होता है कि एल्पी वेसल में जो लिक्विड है वो एक्सपांडेड लिक्विड है। पंप से हम उसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के इवापोरेटर में डाल देते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, हमको थोड़ा सा प्रेशर कम करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये ऑटोमेटिक फ्लो लिमिटिंग वॉल की सिस्टम आप यूज कर सकते हो। आपको अगर एक ही जैसे -30 का आपका चैम्बर है, उसमें -20 भी चलाना है तो बैक प्रेशर वॉल लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये अलग अलग एप्लीकेशंस है। आइसप्लान भी आजकल पंप सिस्टम में बनता है, पीएचई चिलिंग सिस्टम भी बनता है। ये सारे ड्राइंग्स हैं इसके, ये इसका सारा प्रेजेंटेशन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सारे ड्राइंग्स में आपको मिल जाएंगे। और गैस डिफ्रॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें जो पर्टिकुलर वेटिटल लाइन है उसमें टू स्टेप वॉल होता है। टू स्टेप वॉल में क्या होता है कि हम इसको सप्लाई देंगे तो पहले वॉल का छोटा पोर्ट खुलता है, जिससे थोड़ा सा फ्लो शुरू हो जाता है, और एक बार प्रेशर कम होने के बाद मेन वॉल खुलता है। इससे जो लिक्विड हैमर है, लिक्विड नॉकिंग है, वो साउंड बंद हो जाता है। तो इस टाइप का वॉल यूज करना बहुत जरूरी है। ग्रेविटी फीड सिस्टम में भी हम लोग हार्डवेयर डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, कॉन्फिड सिस्टम में भी कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रहे कि आप सिस्टम का डिजाइन सही करें, कंपोनेंट सही तरह से यूज करें और उसका पाइपिंग सही करें। हमने देखा पहले पाइपिंग सही तरह से कैसे होना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये चीज़ें हमने देखी पहले। ये कुछ ड्राइंग्स और फोटो है, इसको मैं नहीं रखूँगा वीडियो क्योंकि टाइम अपने पास लिमिटेड है। अगर पंप सिस्टम है तो इसमें लिक्विड लाइन है, वेटिटल लाइन है, और गैस लाइन है और कंडेंसर लाइन है। इसको आप पाइपिंग सही करो, सिलेक्ट साइड पॉइंट वॉल सिलेक्शन से यूज करो, सबसे बेस्ट यूज है और गैस डिफ्रॉस्टिंग। इससे सबसे कम टाइम में डिफ्रॉस्टिंग होता है, पानी नहीं लगता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। बाकी सारे डिफ्रॉस्टिंग से गैस और गैस भी अवेलेबल है अपने प्लांट में। सिर्फ सही डिजाइन करके, सही तरीके से पाइपिंग करके इस सिस्टम को बनाओ, उल्टा सीधा मत करो तो प्लांट एकदम बढ़िया चलता है। ये आप देखो, इसमें गलती ये की थी इन्होंने, जो ये ड्राइंग बना इसमें लिक्विड इनलेट जो है ये इधर कनेक्शन नीचे दिया, ये भी ऊपर दिया। सही तरीका क्या होना चाहिए था, हट गैस का पाइप नीचे से ऐसे ऊपर आना चाहिए, कंडेंसर का पाइप भी ऊपर आना चाहिए। तो ये पहले ये गलत बना था, फिर इसको डिज़ाइन को चेंज करके इस साइड में लगा दिया। ये आप भी कर सकते हो, फैक्ट्री में स्टेशन बना के डायरेक्टली लगा दो तो उसमें टाइम बच जाएगा, आपका इंस्टॉलेशन की गलती भी कम होगी, प्रेशर टेस्टिंग भी हो जाएगा, या ऐसा भी करना पॉसिबल है। पंप जैसे प्लेट फ्रीजर है, इसमें हम लोग हॉट गैस डिफ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। सेफ्टी वॉल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सेफ्टी वॉल हमेशा ड्यूअल मैनिफोल्ड लगाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि एक सेफ्टी वॉल कनेक्टेड रहेगा और एक बाईपास रहेगा। अगर सेफ्टी वॉल ऑपरेट होता है, पॉपअप होता है, तो हम वो स्पिंडल घुमा के दूसरा सेफ्टी वॉल को सर्किट में लेंगे और पहले वाले को हम लोग सर्विस या मेंटेनेंस के लिए निकाल सकते हैं। सेफ्टी वॉल के नीचे स्टॉप वॉल कभी भी नहीं लगाना है, कभी भी नीचे स्टॉप वॉल नहीं लगाना है, ड्यूअल मैनिफोल्ड लगाना है। स्टॉप वॉल अगर लगाना भी है तो उसको वॉल को हमेशा 100% खोल के उसका हैंडविल निकाल दो, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट जो हुए वो इस वजह से हुए कि सेफ्टी वॉल लगा तो था लेकिन वो स्टॉप वॉल किसी ने नीचे का बंद कर दिया, तो प्रेशर बढ़ गया रिसीवर में और सेफ्टी वॉल खुला ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी चाहिए। और सेफ्टी वॉल हमेशा वेसल के ऊपर लगाना चाहिए, वो पाइपिंग लेके दूर नहीं लगाना है। दो अलग अलग वेसल को एक सेफ्टी वॉल नहीं लगाना है। सेफ्टी वॉल का हर साल कैलिब्रेशन करना चाहिए और सेफ्टी वॉल को हर 5 साल में बदलना चाहिए। अभी जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे IS 1773, उसमें भी ये लिखा गया है।
तीसरी चीज़ है सेफ्टी वॉल का आउटलेट को खुला मत छोड़ो। कई बार ये होता है कि सेफ्टी वॉल हम लोग प्लांटों में लगा तो देते हैं रिसीवर के ऊपर या एलपी वेसल के ऊपर, लेकिन उसके आउटलेट को कनेक्ट नहीं करते, तो सेफ्टी वॉल लीक हो गया तो इस तरह से धुआं बन जाता है। तो उसको ठीक तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करके उसको ऊपर पाइप लेके जाओ, बिल्डिंग के ऊपर लेके जाना है, यहाँ जो भी सबसे नज़दीक बिल्डिंग है उससे ऊपर 20 फुट पाइप को लेके जाना है, और वो पाइप को आप एक कॉमन हेडर करके सारे सेफ्टी वॉल का कनेक्शन इसमें कर सकते हो, और एक पाइप इसको बेंड करके यहाँ नीचे जाली लगा दो, तो कोई अंदर पंछी वगैरह अंदर चला नहीं जाएगा, और वो अमोनिया ऊपर होगा तो उसमें से बारिश आ जाएगी, उल्टा कर दोगे तो बारिश का पानी अंदर नहीं जाएगा। ये सेफ्टी फिनिश पाइपिंग लगाना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली वेरावल में आपके प्लांट एक दूसरे के बाजू में लगे हुए हैं, तो अगर एक प्लांट में अमोनिया लीक हो गया तो दूसरे प्लांट में भी वो जा सकता है। ये सिस्टम रिलीज पाइपिंग लगाना बहुत जरूरी है। सेफ्टी वॉल को कभी भी आप देखो, इसमें ठीक है फ्लैंज है, इसके नीचे वॉल नहीं लगाना, बहुत जरूरी है, ऐसे ही होना चाहिए। दूसरा, दो सेफ्टी वॉल होता है, तो एक को खोल के मत निकाल दो, उसको स्पेयर नहीं है, वो अपने प्लांट का स्टैंड बाय है, तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें आप दो सेफ्टी वॉल हमेशा होनी चाहिए। सेफ्टी वॉल के नीचे स्टॉप वॉल मत लगा दो, सिंगल सेफ्टी वॉल लगाना है तो उसको डायरेक्टली लगा दो। अगर आपको लगता है कि तो स्टॉप वॉल चाहिए तो पूरा वॉल को खोल के हैंडल को निकाल दो। ड्यूअल मैनिफोल्ड के नीचे कभी भी स्टॉप वॉल नहीं लगाना है, ये ड्यूअल मैनिफोल्ड की स्टॉप वॉल है। जैसे मैंने कहा, दो वेसल को मिलकर एक सेफ्टी वॉल नहीं लगाना है, इसी को लगाना है। सेफ्टी वॉल को जो आप लगाते हो, बिठाते हो, चेंज करते हो, तो उसको कभी भी टेफ्लॉन नहीं लगाना है, वो टेफ्लॉन अंदर चला जाता है, टेफ्लॉन टेप, और अंदर वो वॉल को फंसा देता है। खाली उसको गैस्केट से बिल्कुल होना चाहिए। इसको हर साल कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है। आप देखो वॉल के अंदर कितना कचरा या डस्ट बन जाता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ये डेडमैन वॉल या ऑयल वॉल लगाना बहुत जरूरी है। इसमें ये होता है कि हम जब हैंडल को प्रेस कर, नॉर्मल कंडीशन में वॉल बंद रहता है, जब हैंडल को प्रेस करेंगे तो वॉल खुलता है। इसका मतलब क्या है, हैंडल के ऊपर का हाथ छोड़ देंगे तो वॉल ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो जब हम लोग ऑयल ड्रेन करने जाते हैं तो क्या होता है, स्टॉप वॉल को खोलते हैं, पहले ऑयल नहीं आता और हम उसको थोड़ा सा हैमरिंग करके ठोकते हैं, अचानक से ऑयल और अमोनिया दोनों बाहर आ जाते हैं, तो वो वॉल को पूरा बंद करना मुश्किल होता है। उस केस में ये वॉल जो होता है, इसको हैंडल छोड़ दिया, ये वॉल बंद हो जाता है, तो इसको हमेशा स्टॉप वॉल के साथ लगाना है। तीसरी चीज होती है लेवल गेजेस। तो ये ग्लास वाले लेवल गेजेस यूज मत करो, प्रॉपर गेजेस यूज करो, क्योंकि ग्लास के थ्रू अगर फट गई तो अमोनिया लीक हो सकता है, फिर वहां जाके बंद करना बहुत मुश्किल होता है। और जब पर्टिकुलर लो टेम्परेचर साइड में गेज लगा रहे हो तो उसको इंसुलेट करके लगाओ। अगर इसके ऊपर आइस फॉर्मेशन हो गया तो लेवल ही नहीं दिखाई देगा। ये आप देखो, इसमें आपको लेवल दिख रहा है, लेकिन ये जो लेवल है ये इसको इंसुलेट नहीं किया है, लो टेम्परेचर का है, तो लेवल की बबलिंग हो रही है, स्टेबल लेवल नहीं दिख रहा है। और वो इसमें आप देखोगे तो लेवल स्टेबल दिखता है, क्योंकि इसमें जो ये उसी लेवल, ये वही लेवल ये है, इसको इंसुलेट करने के बाद देखो स्टेबल लेवल दिख रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कि अभी तक हमने वॉल्स और कंट्रोल्स के बारे में बात की, अभी हम लोग थोड़ा इंस्ट्रूमेंटेशन और केबलिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम कई बार अपना जो इलेक्ट्रिकल है या इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं। तो हमेशा वायर को लगाना है, वो लग के साथ लगा लो, शोल्डर करो, हाथ से ट्विस्ट करके केबल को मत लगा लो। इंस्ट्रूमेंट को अर्थिंग किए बिना यूज मत करो। और इंस्ट्रूमेंट्स को हमेशा जो अगर पैनल माउंटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसको पैनल में लगा लो, किसी डब्बे के ऊपर मत रख दो, उसके ऊपर पानी गिर रहा होगा ऐसे जगह पे इंस्ट्रूमेंट को मत लगाओ। जो सेंसर की जो केबल्स है उसको कभी पावर केबल के साथ मत लेके जाओ, सेंसर केबल अलग से होनी चाहिए और प्रिफरेबली शील्डेड केबल यूज होनी चाहिए। टेलीफोन केबल सस्ती मिलती है, इसलिए सेंसर को यूज मत करो, क्योंकि फिर उसका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है और वो रिजल्ट आपको सही नहीं देता है। सेंसर को जहाँ पे केबल कनेक्ट हो रही है उसको जंक्शन बॉक्स से
या तो लगा लो या फिर उसको सोल्डर करो, हाथ से ट्विस्ट करके मत लगा लो। जहाँ जहाँ पे टर्मिनल स्ट्रिप है उसमें ठीक तरह से अंदर केबल डाल के उसको लगा लो। अगर फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज जाता है तो जो साइज का फ्यूज गया है उसी साइज का फ्यूज यूज करो। बड़ा फ्यूज केबल का तार लगा के फ्यूज को बाईपास करना, ये चीजें मत करो। फ्यूज जाने के लिए लगाया जाता है, मतलब अगर सप्लाई में या इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ हो गई तो फ्यूज उठना ही चाहिए, वो उठने की चीज है, तो उसको हमेशा उस तरह से लो। बड़ी कॉपर वायर डाल के फ्यूज को बाईपास कभी भी मत करो। जो रिले है, कॉन्ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, जो अपना रेटेड करंट है उससे हायर कैपेसिटी का यूज करो। ये मैंने एक साइट देखा था, तो स्टोरेज में था, ये प्लांट 2 साल से कमीशन हुआ। इसमें आप मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? आप देखो ये प्रेशर गेजेस को ट्यूबिंग किया हुआ है, लेकिन जो प्रेशर कटआउट है उसको वायर ही नहीं लगी है, और 2 साल से काम चल रहा है। इसका रिपोर्ट में लिखा हुआ है, सब चलता है। क्योंकि जो प्लांट का ओनर था उसको इतना मालूम नहीं था कि क्या देखना है, तो उसको पता ही नहीं चला कि मेरे प्लांट का स्विचेस कंप्रेसर के स्टार्टर में जोड़ा ही नहीं है। आप देखो कहीं भी केबल भी नहीं है, कि ऐसे नहीं कि केबल लगाया था और ऑपरेटर ने काट दिया। तो ये चीजें ध्यान रखो। प्रेशर कटआउट, प्रेशर स्विचेस की सारी सेफ्टी के लिए दिए रहती है। हमेशा सेफ्टी के बाईपास मत करो, हमेशा कनेक्टेड रखो। अगर फेल होता है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करो। जैसे मैंने कहा, केबल वायर लग के यूज करो, खाली ट्विस्टेड केबल मत यूज करो, हाथ से ट्विस्ट मत करो, प्रॉपर जंक्शन बॉक्स यूज करो। ये देखो कैसे कितनी बनी हुई है। आप कैसे क्या लगता है कि ऐसे हाथ से ये केबल खाली गिरी हुई है, ना केबल ट्रे है, कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगा? ये देखो और फोटो, ये जॉइंट देखो कैसे किया होगा। ऐसे कभी मत करो। अगर आप देखते हैं तो ये सोलनॉइड के अंदर हमेशा कनेक्टर रहता है, कनेक्टर में वायर लगा लो। कई सोलनॉइड की कॉइल में कनेक्टर आता है, कनेक्टर में वायर लगा लो। उसे छोटे छोटे वायर के टुकड़े लेके, इंडिपेंडेंट वायर के टुकड़े लेके जॉइन मत करो। जो स्पेसिफाइड केबल है 2 कोर 3 कोर स्पेसिफाइड है उसी को यूज करो। केबल ट्रेस लगा लो। जब भी सेंसर लगा देते हैं तो सेंसर को वायर से ऊपर हैंग मत करो। वायर का काम सेंसर का लोड लेना नहीं है, वायर का काम सेंसर का लोड लेना नहीं है, उसको अलग से लगाना है। वायर खाली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए है। दूसरी चीज होती है पर्टिकुलर चीज, सेंसर्स को ऐसे रूफटॉप में एकदम मत कनेक्ट करो, यहाँ पे सेंसिंग ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको सही पैनल में लगा लो, केबल सही कर दो। ऐसे ऊपर रख के उसको वायर ऐसे लगा दिए, ऐसे मत लो। इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं, ये आप देखो किस तरह से वायरिंग किया हुआ है। क्या इसमें कोई इसको कभी सर्विस मेंटेन या रिपेयर कर सकता है? हमेशा सही तरीके से वायरिंग रखो, हीट रखो, उसका नॉमेनक्लेचर अंदर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, केबल ट्रेस यूज होने चाहिए, हर केबल में टैग लगना चाहिए, नंबर लगने चाहिए। ये देखो ये जो पैनल है, ये पैनल का पर्टिकुलर प्रॉब्लम था कि हर 2 घंटे में पैनल बंद हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट इतने छोटे बॉक्स में डाले थे कि जब देखो इलेक्ट्रिकली कोई भी चीज ऑपरेट होती है तो हीट जनरेट होती है। और ये पैनल के अंदर इतना टेम्परेचर बनता था कि तकरीबन अंदर का टेम्परेचर मेजर किया 70 डिग्री के आसपास जाता था, और भी सारी चीजें फेल हो जाती थी। तो सफिशिएंट स्पेस रखो, वेंटिलेशन रखो। वेंटिलेशन इलेक्ट्रिकल पैनल में बहुत जरूरी है। जो केबलिंग होता है, आप देखोगे यहाँ पे केबल रखो कैसे डाले हुए हैं, और ये देखो कैसे लगाए हुए हैं। केबल ट्रे लगा के, पाइप लगा के केबल को सही तरीके से लगाओ। ये ऐसे मत करो, केबल का लोड आ जाता है और फिर केबल भी लूज हो जाता है टर्मिनल से। ये देखो ये पाइप लगा के केबल लगे हुए और ऐसे खाली हैंग कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है। इलेक्ट्रिकल स्टार्टर से कभी भी डायरेक्टली सप्लाई कंट्रोल पैनल को, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को मत दे दो, उसको हमेशा अलग से लगा दो।
और ये जो आप स्टार्टर लगा रहे हो उसको प्रोटेक्शन रखो, खुला मत रखो। स्टार्ट डेट का स्टार्टर का फीडबैक देंगे तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर से इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट मत करो, उस डेट स्टार्टर के उसको अलग का अलग कॉन्ट्रैक्टर लगाकर उसके कनेक्शन दे दो, सेपरेट कनेक्शन दे दो, केबल कॉपर रखो, केबल ट्रे लगा लो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है। इसको रिमोट स्टॉप कनेक्शन कर रहे हो तो डायरेक्टली स्टार्टर में मत लगाओ, डायरेक्ट स्टार्टर को मत लगाओ, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लगा लो। पैनल को डायरेक्टली जो केबल ट्रे है उसके ऊपर वेल्ड मत करो, उसको अलग से वॉल पे लगा दो सेपरेटली। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन केबल यूज़ करो, अर्थिंग करो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसको हमेशा ध्यान रखो। अमोनिया सेंसर की छोटी सी लास्ट में बात करूँगा। जो टाइप के सेंसर्स आते हैं अमोनिया डिटेक्शन सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल और सेमीकंडक्टर सेंसर आते हैं। सेमीकंडक्टर सेंसर का लाइफ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का लाइफ कम होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर सेंसर्स -25 तक चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल -50 तक चलते हैं। और सेमीकंडक्टर सेंसर क्लोरीन, सल्फर ऐसे गैस को रिएक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर रिएक्ट नहीं करते। तो अपने एप्लीकेशन के हिसाब से वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेमीकंडक्टर सेंसर लगा दो। बुरानीकर सर ने आपको ये लेवल के बारे में बताया। इमीडिएट डेंजर IDLH हमेशा ध्यान रखो, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ और हेल्थ। 300 ppm के ऊपर अपना अमोनिया नहीं जाना चाहिए। तो नॉर्मली अमोनिया सेंसर अगर लगा देते हैं तो 10 ppm, 50 ppm, 100 ppm तक वो एक्टिवेट होंगे। इसको ध्यान रखो। 25 ppm की लेवल है, वो लेवल इसका मतलब ये है एक आदमी 8 घंटा 25 ppm में लीड करता है तो वो उसमें उसे कुछ नहीं होता। सर ने एक सवाल पूछा था बुरानीकर सर को कि ppm का मतलब क्या होता है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कि मेरा जो प्लांट है उसमें आप कितना अमोनिया लीक अलाउड है, एक सवाल था सर आपका। तो आपका जो टोटल जो प्लांट रूम का साइज है, लेंथ हाइट विड्थ, उससे आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करो। वो वॉल्यूम जो कैलकुलेट करोगे उससे आपको आपके मतलब प्लांट में कितनी एयर है वो पता चल जाएगा। उसको वो जो टोटल एयर है वो मीटर क्यूब एयर हो गई। समझो हमारी प्लांट रूम 10 मीटर बाय 10 मीटर बाय 10 मीटर की है। इसका मतलब 10 × 10 × 10, इसका मतलब हो गया 1000 मीटर क्यूब हमारा एरिया है। 1000 मीटर क्यूब के एरिया में 25 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इंटू 25 डिवाइडेड बाय 10⁶। इतना अमोनिया रहेगा तो अंदर कुछ नहीं होगा। ये बेसिक लेवल है, इसको कुछ नहीं होगा आदमी को। अगर 35 ppm होता है तो थोड़ा सा कफिंग वगैरह का प्रॉब्लम होगा। सर ने लेवल के बारे में सुबह भी बताया था। तो एक्स्ट्रा अगर होती है जैसे 16,000 ppm तक, मतलब 16% तक एयर गई, अमोनिया गया, तो आदमी डायरेक्टली मर जाता है। तो ये वेंटिलेशन सिस्टम लगाओ, लो सेटिंग में रखो, इसके ऊपर से आप वेंटिलेशन फैन, जैसे अगर रिसीवर वगैरह है तो वहाँ पे अपना स्प्रिंकलिंग सिस्टम चला सकते हो। ये चीज़ें लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये सवाल आता है कि मैंने अमोनिया सेंसर कैसे लगा लूँ। तो अमोनिया सेंसर हमेशा ऊपर में लगाने हैं, नीचे नहीं लगाने हैं। जैसे बुरानीकर सर ने सुबह बताया, अमोनिया गैस है, उसकी डेंसिटी एयर से कम है, मतलब हवा से वो हल्का है, तो अमोनिया की होगा तो ऊपर जाएगा। सेंसर हमारा ऊपर होना चाहिए, नीचे रहेगा तो अमोनिया वो सेंस ही नहीं करेगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो सेलिंग है उसमें 2 फुट नीचे लगा दो, सेलिंग को चिपक के मत लगा दो। कंप्रेसर के ऊपर लगा दो, लो प्रेशर रिसीवर, हाई प्रेशर रिसीवर के ऊपर लगा दो, जहाँ पे वॉल स्टेशन लगे हुए हैं वहाँ पे सेंसर लगा दो। और उस अमोनिया सेंसर को हमेशा बैटरी बैकअप या UPS से कनेक्टेड रखो। तो अगर अपनी मेन पावर चली जाती है तो भी अमोनिया सिस्टम चालू रहेगा। इसको वॉल पर चिपक के मत लगाओ, ऐसे
देखो अमोनिया सेंसर एक गलत फहमी होती है, लोग पूछते हैं कि अमोनिया सेंसर कितना एरिया कवर करता है। तो अमोनिया सेंसर लेवल का एरिया कवर नहीं करता है। समझो मैंने अमोनिया सेंसर ये बीच में लगा दिया और यहाँ अमोनिया लीक हो गया तो यहाँ का सेंस करेगा, उस कॉर्नर में लीक हुआ और गैस कहाँ ऊपर चला गया तो वहाँ का वो सेंस नहीं करेगा। तो जहाँ लीकेज के चांसेस है वहाँ पे आपको सेंसर लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये देखोगे कैसे सही तरीके से वेसल के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं। ये चीज़ें देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट कैलिब्रेशन। अपने जो प्लांट में इंस्ट्रूमेंट्स है, टेम्परेचर गेजेस है, प्रेशर गेजेस है, उसका कैलिब्रेशन हमेशा करते रहो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक कस्टमर का जो कंप्लेंट था कि आपका जो सेफ्टी वॉल है वो 10 kg में ऑपरेट होता है, तो 2 लगाए, दोनों भी फेल हो गए। फिर मैंने आदमी भेजा, जब उसने देखा तो नया सेफ्टी वॉल लगाया, फिर भी वो खुल गया। फिर उसने देखा वो तो चेक कैलिब्रेट करके लेके गया था, एक एक चेक करने के बाद जब प्रेशर में निकाला था देखो 10 kg पे लॉक हो गया। तो प्रेशर ज़्यादा था, सेफ्टी वॉल सही तरह से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन गेज खराब था। तो प्रेशर गेजेस, टेम्परेचर गेजेस, प्रेशर स्विचेस, इसका कैलिब्रेशन हर 6 महीने में, 1 साल में करते रहो। जो भी एजेंसी से आप काम करवाओगे उसको बोलो हमें कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दे दे, और जो उसका ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, ट्रेसेबिलिटी का मतलब जो जहाँ से वो अपना इंस्ट्रूमेंट, जैसा अगर मैं आपका टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट कर रहा हूँ तो मेरा इंस्ट्रूमेंट भी तो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, मेरा प्रेशर गेज भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। तो मैंने जो गवर्नमेंट एजेंसी से मेरा प्रेशर गेज कैलिब्रेट किया है उसका भी सर्टिफिकेट मुझे दे दे, जिसको हम लोग मास्टर कहते हैं। तो मास्टर का भी सर्टिफिकेट दे दो, देखो उसने भी टाइम पे कैलिब्रेट किया है नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से सारी चीज़ों को 1 साल में कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। जो कैलिब्रेशन एजेंसी है इसकी भी चीज़ें कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट भी आप मान लो, आपके सर्टिफिकेट साथ में उसका भी सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि ये सही है। उसने 5 साल में कैलिब्रेट नहीं किया होगा तो उसका जो गेज है वो सही है नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ध्यान रखो। ये मैंने कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और वॉल्स कंट्रोल्स के बारे में कवर करने की। कुछ सवाल है तो अभी लेंगे या बाद में लेंगे? हाँ, हाँ, ये मेरा YouTube चैनल है, ये सारे मेरे वीडियोस, ट्रेनिंग के वीडियोस, उसमें मैं हमेशा डालता रहता हूँ। आपको टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिए, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज का वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी नेक्स्ट वीक में उसको डाल दूँगा, पुराने भी डाले हुए हैं, आप इसको ज़रूर देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उससे आपको कुछ बेनिफिट होगा तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। समझाएंगे